हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपीपीसीएस आर प्रीलिम्स की इस बूस्टर सीरीज में। बूस्टर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू का कंप्लीट निचोड़। और ये बात हम फिर से कहते हैं कि प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। जो भी साथी इसको रेगुलर कर रहे हैं और इसका नोट्स बना रहे हैं, नो डाउट आप आगे आने वाले कुछ दिन में आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और ये चीज़ आपको प्रीलिम्स में डेफिनेटली हेल्प करेगी। यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो भी साथी ने जान दें कि आज के लेक्चर 4 है और उसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, तो फटाफट से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाकर आप इसको कवर कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए बता दें कि आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा नोट्स हम बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स को प्रीलिम्स के अंतिम दिनों में यानी बचे लास्ट के दिनों में आप सिर्फ इसी चीज़ को पढ़िएगा। बाकी आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और इसको एज इट इज़ आप नोट्स बनाते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्विक इस रिवीजन नोट्स को और फटाफट से देखते हैं आज के कौन कौन से टॉपिक हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे देखिएगा कि आंग्ल मैसूर युद्ध से। आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ये शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर हमने लिख रखा है कि MMS यहाँ से 3 संधियाँ हुई हैं, उसको आप इससे यहाँ से याद कर सकते हैं कि ठीक है, मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम 3 संधियाँ हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है, हर बार अल्टरनेट करके एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध को देखिए, टोटल 4 युद्ध हुए हैं और इसको सबसे पहले समझने के तरीके इसमें क्या क्या पॉइंट पूछे जाते हैं। कई बार तो इसका रिजल्ट पूछ लिया जाता है, फिर कौन सी संधि हुई है, किनके मध्य हुई है, तो सारे क्रक्स पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो पहला पॉइंट देखिएगा यहाँ पे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, इसका डेट याद है कि 1767 से 69 तक ईस्वी तक ये चला था। और उसके बाद से जो हुई थी मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है, हैदर अली और अंग्रेज़ गवर्नर बैरलास्ट के बीच में ये हुई थी। और इसमें इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें अंग्रेज़ों को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, अंग्रेज़ों को क्या करना पड़ा था, हार का सामना करना पड़ा था। 3 पॉइंट याद रखेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, हैदर अली ने लड़ा था, मद्रास की संधि हुई, ठीक है, और अंग्रेज़ों की इसमें हार हुई। आइए देखते हैं दूसरा जो है यहाँ पे एक के साथ द्वितीय जो है आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें क्या है, 1780 से 1784 तक डेट याद रखिएगा। मंगलोर की संधि होती है और हैदर अली और वॉरेन हेस्टिंग के बीच में ये होता है। ठीक है, तो ये किसके बीच में होता है, हैदर अली और वॉरेन हेस्टिंग के बीच में होता है। और मंगलोर की संधि यहाँ से इंपॉर्टेंट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तीसरा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से देखिए क्योंकि यहाँ से एंट्री होती है टीपू की, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि यहाँ पे होती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक की पॉइंट याद रखिएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, यहीं तक संधि होती है, अगले में संधि नहीं मिली, क्योंकि उस समय जो है लास्ट वाले चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है कि उसमें टीपू मारा जाता है। और ये है 1797 से 99 के बीच में। टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली इस टाइम रहता है अंग्रेज़ गवर्नर। ठीक है, इसमें टीपू सुल्तान की हार होती है और इस युद्ध में वो मारा जाता है और यहीं से जो है मराठा शक्ति का जो है डिक्लाइन, पतन शुरू हो जाता है। ठीक, तो ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार बता रहा हूँ। आंग्ल मैसूर युद्ध खास करके तो आपके पास धीरे धीरे करके जो नोट्स और आएंगे उसमें आपको जितने आंग्ल मैसूर युद्ध हैं, ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, ठीक है, आंग्ल अफगान हो गया एंड आंग्ल मराठा हो गया, सारे आपको देखने को मिलेंगे। अब आइए, अब देखिएगा कुछ साथी को लगे कि यहाँ पर रैंडम टॉपिक्स आ रहे हैं, तो सेम एज इट इज़ आपको टेस्ट सीरीज और पेपर का एक क्योंकि है, तो आपको कभी कोई टॉपिक आपको प्राचीन का मिल जाएगा, मॉडर्न का मिल जाएगा, ठीक है, ज्योग्राफी का मिल सकता है, कुछ भी। ठीक है, मिक्स है और जहाँ से, लेकिन ऐसे पॉइंट है जो आपको पूछे जाते हैं। तो अब देखिएगा आ गया है वैदिक कालीन प्रशासन। ठीक है, यहाँ से पॉइंट देखेंगे कि जो वैदिक कालीन प्रशासन था उसमें कौन कौन से शब्द हैं, उसकी क्या मीनिंग है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक है कुलपति। तो कुलपति जो वैदिक काल में होता था क्या होता था, परिवार का मुखिया होता था। क्या होता था, परिवार का मुखिया। ग्रामीण की बात करें तो ग्राम का मुखिया होता था। और स्पासी इंपॉर्टेंट है, जासूस या संदेशवाहक होता था। वज्रपति कौन होता था, वज्रपति जो चारागाहों का अधिकारी होता था। ठीक है, किस काल की बात हो रही है, तो ये वैदिक कालीन की बात हो रही है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला है वज्रपति हो गया भागु द। ठीक है, ये राजस्व संग्राहक है। क्या, राजस्व संग्राहक। सिंपल यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, दे देगा दिए गए इस शब्द का मतलब जो है वैदिक काल में क्या होता है, इस शब्द से क्या आप समझते हैं, तो आपको ऑप्शन दे के समझना होगा या तो मिलान करने को दे सकता है। जीवग्रह क्या है, पुलिस अधिकारी है। ठीक है, अक्षवया क्या है, में लेखपाल था। और अथापति क्या है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो अथापति ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश। और ये बागुदा, ठीक है, राजस्व संग्राहक वाला। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें संघित्री। ठीक है, संघित्री क्या है, ये कोषाध्यक्ष, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो अपने टाइम का। तक्षण, तक्षण क्या है, उसमें बड़ा ही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पलागला, ठीक है, ये संदेशवाहक है। वो संदेशवाहक वहाँ पे स्पास भी था, जो जासूस भी था, संदेशवाहक भी था। यहाँ पे इसका काम से संदेशवाहक का है। और गोवी काटना, ठीक है, ये क्या है, वन और खेलों का रक्षक है। ठीक है,
तो ये पॉइंट ध्यान रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गए हम लोग आधुनिक भारत में। यहाँ से कुछ ऐसे डेट्स हैं, ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। यहाँ से आपको क्या होता है, किस तरह क्वेश्चन मिलते हैं, वो पहले हम आपको बताते हैं। पहली चीज़ तो आपको देता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए। क्या करने के लिए? क्रोनोलॉजिकल अनुक्रम जो है, जिस क्रम में घटनाएं घटित हुई हैं उस क्रम में क्या कहता है, इसको देता है अरेंज करने के लिए। दूसरी चीज़ कई बार मिलान करने को दे देता है, ठीक है, या फिर दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट है क्रिप्स मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 कब आया? क्रिप्स मिशन मार्च 1942। और एक और नोट कर लीजिएगा, अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 का नोट कर लीजिए। कौन सा? 1940 अगस्त प्रस्ताव इसमें, ठीक है, अलग से उसको नोट कर दीजिएगा। अगस्त प्रस्ताव फिर से बता रहा हूँ 1940। क्रिप्स मिशन हो गया आपका, ठीक है। क्रिप्स मिशन मार्च 1942। जहाँ जो डेट इंपॉर्टेंट है इसलिए भी दिया गया क्योंकि जब एक ही ईयर किया आता है तो आप डेट या मंथ आपको याद रखना जरूरी हो जाता है। अगला क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 8 अगस्त 1942, ठीक है, 8 अगस्त 1942। आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के तहत सितंबर जो है 1942। तो जब एक बार इसी तरीके की डेट एक साथ दे देगा 1942 का, तो वहाँ पे या तो आपको मंथ याद होना चाहिए या तो आपको एग्जैक्ट डेट याद होनी चाहिए। CR फार्मूला की बात करेंगे, CR फार्मूला जो है मार्च 1944, CR फार्मूला। नेक्स्ट है वेवेल योजना, ठीक है, वेवेल योजना क्या है? 14 जून 1945, ठीक है, 14 जून 1945, ठीक। शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन क्या है? 25 जून से 14 जुलाई 1945 के बीच क्या है? 3 दिन डेट ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ बता दें, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और इस सीरीज़ आपको कैसे लगी, कब तक कंटिन्यू रखना है, जब तक आप लोग देखेंगे और इसी को आप लोग के लिए बेहतर होगा तभी तक क्लिक किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ठीक है आप लोग अगर इस पर रिस्पॉन्स नहीं रहेगा तो फिर इसको कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक शॉर्ट नोट्स बनवा के फिर इसको कराया जा रहा है। ये जो भी लोग देख रहे हैं, जो रेगुलर हैं, उनका एटलीस्ट इससे कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का जो मुकदमा था, शिमला सम्मेलन हो गया। आज़ाद हिंद फौज का जो है इसमें नवंबर 1945। नौसेना विद्रोह कब हुआ? नौसेना विद्रोह की अगर डेट बात करेंगे तो 18 से 23 फरवरी, ठीक है, 1946। और इटली का जो घोषणा था, इटली का, ठीक है, 15 मार्च 1946। अगला कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? कैबिनेट मिशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च जो है, ठीक है, मार्च 1946, मार्च 1946 देखिए 24 मार्च 1946। अगला है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कब मनाया गया, तो 16 अगस्त 1946। इसमें सिर्फ डेट भी पूछ लेता है, पूछा हुआ हालांकि क्वेश्चन है, 13, 14, 15 अगस्त, 16 अगस्त ऐसे करके देता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया, तो 16 अगस्त को मनाया गया। और डेट याद रखिएगा 1946। अंतरिम सरकार का गठन कब होता है, तो 2 सितंबर 1946 को। और माउंट बेटन योजना कब आती है? 3 जून 1947 को। कब? 3 जून 1947 को। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे है कि कुछ महाजनपदाज हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सबसे पहले तो जानिए उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपदाज हैं, तो 8 टोटल महाजनपदाज जो उस टाइम के थे उत्तर प्रदेश में स्थित थे, ठीक है। और वो कौन कौन से महाजनपदाज है, उनकी राजधानी क्या क्या है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इनकी राज्य और राजधानी। तो सबसे पहला कि मल महाजनपद, इसकी राजधानी थी कुशीनारा। काशी, ठीक है, वाराणसी। कौशल, ठीक है, कौशल क्या था? उत्तर कौशल था इसकी राजधानी। वत्स, ये कौन सा था? वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी, ठीक है। इसके साथ साथ जो बाकी 8 हैं, ठीक है, अगर आपको पहली चीज़ तो ये आपको 16 महाजनपद तैयार होने चाहिए राजधानी के साथ। हम यहाँ पे एक मेंशन कर दिए हैं जो 8 महाजनपद है उत्तर प्रदेश के। बाकी अगर आपको नहीं तैयार है तो उसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, विथ मैप से एक बार देख के जरूर। चेदी जो है शक्तिमती, ठीक है। पांचाल, इसका काम्पिलिया आइसछत्र इसकी राजधानी थी। शूरसेन, इसका मथुरा हो जाएगा। और कुरु इंद्रप्रस्थ, ठीक है, कुरु और इंद्रप्रस्थ। कोशिश कीजिएगा आपको इस बार मैप पे जरूर देख लीजिएगा इसका प्रेजेंट लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट नोट्स आपको बता देगा कि यहाँ से पॉइंट बनेंगे और कैसे पॉइंट बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एक छोटा सा पॉइंट है कि सैयद वंश के जो शासक हैं उनको ध्यान में रखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सबसे पहले आता है खिज़्र खान, 1414 से 1421 ईस्वी, ठीक है। और इसको रैयत आला, ठीक है, रैयत आला भी कहा जाता है किसको? खिज़्र खान को। अगला है मुबारक शाह, ये क्या है? 1421 से 34 तक रहेगा। मोहम्मद शाह, नेक्स्ट कौन है? मोहम्मद शाह, 1434 से 1445 तक। अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 तक। ये 4 जो हैं सैयद वंश के जो हैं, ठीक है, इनका आप क्या रखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ध्यान रखिएगा। आगे फिर जब आप बताएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे जो डायनेस्टीज़ हैं मुग़ल काल की, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन कौन से काल में, चाहे मुग़ल हो, उसका स्थापत्य हो, ठीक है, उसकी किताबें हों, है ना, उसकी प्रशासनिक इकाइयाँ हों, सारे पॉइंट्स करके कवर किए जाएंगे। और अभी तो फिलहाल दिखेगा एक दिन अल्टरनेट करके वीडियो आपको मिल रही है, एक दिन अल्टरनेट करके वीडियो मिल रही है ये, लेकिन कोशिश किया जाएगा अभी आने वाले कुछ दिनों में आपको डेली करके सारा पॉइंट्स कवर करा दिया जाए, ठीक है।
आइए नेक्स्ट देखते हैं अब। ठीक है, ये भी पॉइंट्स है। यहाँ पे अब क्या है अगले वाले में, इसके आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स है, पहले इसको देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम आपसे कहते हैं ना, इसके पहले जो है संविधान से पॉलिटी वाले में आपको अनुसूची करा दी है। ठीक है, अनुसूची करा दी है, उसके साथ साथ अनुसूची के साथ साथ आपको जो है कुछ आर्टिकल करा दिए हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल करा दिए हैं। अब जो है संविधान के भाग की बात करेंगे। क्या करेंगे? संविधान के भाग की बात करेंगे। टोटल संविधान में जो भाग आप देख रहे हैं कुछ भाग को, और हर एक भाग में कौन कौन सा है ये ध्यान रखना है। ठीक है, 4-4 5-5 का पेयर करके जैसे पिछली बार में याद किए थे वैसे याद कर लिए। पहले पार्ट में संविधान के पहले भाग में क्या है? संघ और उसका क्षेत्र है। आर्टिकल अनुच्छेद याद रखेंगे 1 से 4 तक इसमें मेंशन किया हुआ है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मूलाधिकार, ठीक है, 12 से 35। और भाग 4 नीति निर्देशक के तत्व DPSP 36 से 51। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51। और इसका भाग 4A जो है यहाँ पे देखेंगे मूल कर्तव्य 51A। अब यहाँ पे इन चारों का आप एक साथ ध्यान रखिएगा। एक साथ क्यों कह रहे हैं कि भाग 1 2 3 4 यहाँ से अक्सर सवाल बनते हैं तो एक ही साथ बनते हैं। ठीक है, इन चारों को याद रखिएगा और इसके आर्टिकल्स। ठीक है, इसके आर्टिकल जो है 1 से लेके आप देखेंगे यहाँ तक के आर्टिकल आपको एकदम रटे होने चाहिए। पहली चीज़ तो ये आर्टिकल आपको एक भी मिस नहीं होना चाहिए। हर एक आर्टिकल में क्या क्या बात की गई, जिसमें हम आपको बता दें कि नागरिकता वाला हम आपको करा दिए हैं, कुछ मूल अधिकार के भी करा दिए हैं। फिर आप फर्दर जैसे जैसे पॉइंट आता रहेगा आपको कराते रहेंगे। एक ही बार सारा सब्जेक्ट नहीं करा रहे हैं, क्योंकि एक ही बार आपको जब मिलेगा तो उससे ज़्यादा लोड बढ़ेगा कि एक ही सब्जेक्ट बार बार हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इसको चेंज करते करते इसको किया जा रहा है कि थोड़ा सा हर एक पार्ट से आपको मिलता रहे। और पॉइंट्स आपको जो नोट्स बना रहे हैं उसको डेली सुबह उठ के आप जरूर आधे से 1 घंटे में रिवाइज जरूर कीजिएगा। एक नज़र जरूर देख लेंगे ताकि आपको एकदम अच्छे से एकदम रट जाएगी। क्वेश्चन तभी गलत होते हैं जब आपको क्लियर चीज़ें मालूम नहीं होती हैं। ठीक, भाग 5 की बात करेंगे तो संघ की बात की गई है 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। भाग 6 में राज्य आ जाएगा 152 से 237 तक आर्टिकल। भाग 7 जो है ये बाहर हो चुका है, लेकिन इस भाग में भाग B जो है 238 वाले में थोड़ा सा राज्य के विषय में थोड़ा सा दिया हुआ है। ठीक है, B के तौर पे, लेकिन ये अमूमन जो है एक पार्ट जो है कर दिया गया है बाहर। अगला देखेंगे भाग 8। ठीक है, भाग 8 में क्या कहा गया है? संघ राज्य क्षेत्र यूनिटीज़ के बारे में है 239 से 242 अनुच्छेद तक। फिर इंपॉर्टेंट यहाँ से देखिएगा 9 से लेके 9B तक। भाग 9 में क्या है? ये तीनों एक साथ याद रखिएगा, 9 और 9AB। ठीक है, इसमें क्या क्या है? जिस तरीके से वहाँ पे हमने आपको अनुच्छेद में बताया था पंचायत और नगर पालिका के बारे में, वहाँ पे भाग में दिया हुआ है, तो भाग 9 में है। और अनुच्छेद आपका 243 से O। नगर पालिका जो है 9A में है, भाग 9 के A में, और 9B में सहकारी समितियाँ हैं। नगर पालिका की अगर हम बात करेंगे, नगर पालिका 243B से 243 ZG तक है, और 43 ZH से 43 ठीक है ZT तक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितनी बार यहाँ से प्रश्न बना है, प्रश्न क्या बनता है कि इनको आपको मैच करने के दे देगा। संविधान 9 और B तक तीनों याद रखिएगा, पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समिति। तो 9, 9A, 9B। 10वें की बात करेंगे, अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में बात किया गया है 244A तक इसमें है। फिर यहाँ से 4 एक साथ पेयर में पूछा जाता है। ठीक है, भाग 10, 11, 12, ठीक है, 13, 14। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखिएगा, 4 एक साथ एक पेयर में बना के इसको ध्यान रखिएगा। भाग आप देखेंगे 11 में संघ राज्य क्षेत्र के संबंध के बारे में 245 से 260 आर्टिकल के बीच में बताया गया है, जिसमें इसके डिफरेंट तरीके के संबंधों के बारे में बात किया गया है हम संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 12 में क्या है? वित्त, संपत्ति इत्यादि के उपबंधों के बारे में बताया गया है 264 से 300A तक। भाग आप देखेंगे 13 व्यापार वाणिज्य, ठीक है, 301 से 307। 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, संघ राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, जो अभी सेवा आप देख रहे हैं, MPSC हो चाहे स्टेट PCS हो, ये वाला भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 14 308 से 323 अनुच्छेद तक इसमें गिवन है। इसका 14 एक पार्ट है ट्रिब्यूनल्स करके, 323A से 323B तक ट्रिब्यूनल्स 14A पार्ट है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और पूरी तरीके से जो यहाँ पे आपको पूरे के पूरे 20-22 पार्ट दिख रहे हैं। ठीक है, 22 पार्ट ऐसे तो काउंटिंग के पर्पज से 25 आपको दिख जाएंगे, जो ABCD बढ़ रहा है वो करके आपको एकदम रटे होने चाहिए। यहाँ से जब मिक्स करने को आए, मैच करने को आए, तो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। अगला है 15 नंबर पे चुनाव। ठीक है, भाग 15 में क्या है? चुनाव 324 से 329 तक। ठीक है, आ गया 16 विशेष उपबंध है इसमें। 17 में ध्यान रखेंगे भाषा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग 17 भाषा। भाग 18 आपातकाल उपबंध। ठीक है, आपातकाल इनके बारे में अनुच्छेद 352 से 360 जो तीनों आप पढ़ते हैं ना, नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्र, उसके बाद से
राज्य में आपातकाल लगाना, ठीक है। वित्तीय आपातकाल तो तीनों क्या है इसी में है। भाग आपके 18 में वित्तीय आपात, 19 में आप देखेंगे मिसलेनियस से विविध है, 20 में आपका संविधान संशोधन 368, ठीक है, अनुच्छेद के साथ। 21 वाले में क्या है, अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है इसमें। अब 22 में संक्षिप्त नाम वगैरह करके यहाँ पे मेंशन है। तो एक बार फिर से कह रहे हैं कि संविधान के जो स्टार्टिंग के हैं, ठीक है, संविधान के भाग हो गए, ठीक है, इसके अनुसूचियाँ हो गई और इसके महत्वपूर्ण आर्टिकल्स और कुछ अमेंडमेंट, ये आपको एकदम रटे होने चाहिए। आगे चल के जो भी पॉइंट छूट रहा है वो सारे पॉइंट धीरे धीरे कवर हो जाएंगे इसी तरीके से पॉइंट में। अब देखिए कि यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि उत्तरवर्ती जो मुगल काल है, यानी डिक्लाइन ऑफ मुगल के बाद से जो राजा हैं, ठीक है, वो है, उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्या क्या अलग नाम है और उनके समय में क्या क्या कार्यकाल रहा है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दे देता है। तो पहला है बहादुर शाह, ठीक है, 707 से 1712, शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। ठीक, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, जब बहुत सारे डेट है तो नाम के आगे ये इसको थोड़ा सा अटैच करके याद रखिए। जैसे बहादुर शाह 0712 कहाँ से उठा रहे हैं, देखिए दोनों 1700 में ही है, तो 07 और लास्ट का 12। तो जैसे इसका नाम अगर बहादुर शाह याद रख रहे हैं तो उसी तरीके से नाम में ऐड करके, जैसे बहादुर शाह 0712, ठीक है, बहादुर शाह 0712, अगर ये नाम के साथ याद रखते हैं तो आपको डेट इसका याद करने में आसानी होगी। इस तरीके से हम खुद याद किए थे ये वाला पॉइंट करके। जैसे अब जैसे जहादर शाह है तो जहादर शाह 1213, ठीक है, जहादर शाह 1213 ये नाम में ही इसका मैंने अटैच कर दिया, तो अब ये कभी नहीं भूलेगा। कई बार जब नाम याद आएगा तो जहादर शाह के साथ 1213 यानी 1712 से 1713। तो ये थोड़ी सी एक छोटी स्ट्रिक है, शायद आपके लिए काम आए, जैसा हम खुद अपने टाइम पे इसको याद किए थे, तो ये चीज़ शायद आपको हेल्प करे, ठीक है। तो फिर से बता दें कि इसे बहादुर शाह है तो बहादुर शाह 7012, ठीक है, जहादर शाह 12, ठीक है, 13, और ये दोनों 1700 के ही में, तो उसी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और शाह बेखबर हो गया इसका नाम, और इसका नाम लंपट मूर्ख। अगला देखिएगा फर्रुखसियार। फर्रुखसियार क्या है, फर्रुखसियार में थे 1319, फर्रुखसियार 1319 घृणित कायर, ठीक है, इसको कहते हैं घृणित कायर। और इसी टाइम पे वो रॉयल फरमान जारी होता है जिससे अंग्रेजों को ब्रिटिश जो थी पास मिल गया था और व्यापार करने के लिए, इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता रहे हैं, जब आगे पॉइंट डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी जो पॉइंट आएगा आपको मिल जाएगा। फिर बात करेंगे मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह 1948, मोहम्मद शाह 1948 यानी रंगीला, ठीक है, 1719 1748। अहमद शाह है उसके बाद, आलमगीर सेकंड है, फिर शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड और बहादुर शाह जफ़र, अंत में ये 1857 तक ये रहेंगे बहादुर शाह जफ़र। क्लियर हो गया। ये ऊपर के 3 नाम जो अलग अलग नाम हैं जिनके, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहादुर शाह, जहादर शाह, फर्रुखसियार, तीनों का अलग अलग नाम है, ये ध्यान रखना है। और बाकी फिर यहाँ से इनका थोड़ा सा एक डेट याद रखना है कौन कैसे आया गया। अब एक हमारे पास इंपॉर्टेंट है मराठाओं के बारे में है, ठीक है। मराठा काल में जो पेशवा रहे हैं, आप जानते हैं पेशवाओं का अपना अलग ही एक इम्पोर्टेंस रहा है भारतीय इतिहास में। तो पहले जो रहे हैं बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। उसके बाद से हैं बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी तक है, ठीक है। बाजीराव 1740 से 1761 और नाना साहब, ठीक है, ये इसी टाइम रहे। पानीपत का 3rd युद्ध इसी टाइम लड़ा गया था 17 जनवरी 1761 में, ठीक है। बालाजी नाना साहब तो उस टाइम पानीपत का 3rd युद्ध 14 जनवरी 1761। माधवराव उसके बाद आए 1761 से 72 तक। नारायण राव फिर आए 72 से 73, फिर माधव नारायण राव 74 से 45। क्लियर है। फिर उसके बाद आते हैं कौन, बाजीराव द्वितीय। कौन, बाजीराव द्वितीय 1795 से 1818 तक रहते हैं। तो ये कुछ मराठा काल के जो हैं इंपॉर्टेंट पेशवा हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आई होप सो कि ईंधन, गैस और उनके कुछ घटक, ठीक है। पहली बात तो पोल गैस। पोल गैस क्या होता है, किसका ये घट, इसमें मिश्रण किसका किसका है पोल गैस में अगर बात करेंगे तो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 चीज़ से मिलकर बना है पोल गैस। प्राकृतिक गैस की बात करेंगे तो मीथेन, ठीक है, और थोड़ी सी मात्रा में अगर आप देखेंगे एथेन प्रोपेन है, लेकिन मेनली क्या है, मीथेन है। बायोगैस की अगर बात करेंगे तो इसमें है मीथेन, वाटर गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। सीधे सीधे आपको इन्वायरमेंट में क्वेश्चन मिलेंगे, चारों पॉइंट ध्यान रखिएगा, वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ऐसे ही नोट्स बनाते रहिएगा और आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। 2 पॉइंट यहाँ पर है, एक CNG है और एक LPG है। CNG में कौन कौन से, मीथेन और इथेन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा CNG में। LPG का मुख्य घटक देखेंगे ब्यूटेन और प्रोपेन। कौन, ब्यूटेन और प्रोपेन है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि LPG से जो दुर्गंध आती है, यानी जो महक उठती है, वो क्या है, इथाइल मरकेप्टन, ठीक है।
इथाइल मर्केप्टाइन का ये दुर्गंध है, ये चीज़ नाम याद रखिएगा। ये भी साइंस में पीवाई के वहाँ पर हम आपको करा चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स सीएनजी से एलपीजी, इसी घटक 3 यहाँ और 4 ये 6 नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर से वही चीज़ कि आपको ये पूरी सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फर्दर अगर कोई क्वेरीज हो उसको कमेंट कर दीजिएगा और पीडीएफ के लिए बताएं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।